फेजेस को हम मजीद सब फेजेस में डिवाइड करते हैं जी। उनमें पहली फेज होगी प्रोफेज, प्रो मीन फर्स्ट होता है। दूसरी फेज मेटा होगी, मेटा मीन बिटवीन होता है। और तीसरी जो है ये एना होगी, एना मीन बैक होता है। और लास्ट जो है वो टीलो होगी, टीलो मीन टिप होता है। ये क्रोमोसोम की पोजीशन की वजह से ये फेजेस हैं और ये फेजेस हम समझने के लिए बना लेते हैं, वरना कोई एक्चुअली इस तरह की नहीं है कि ये ऐसे फेजेस वहाँ बनी होती हैं जी। मैं बात शुरू करता हूँ कैरियोकाइनेसिस की जो फेजेस हैं जी। पहली है प्रोफेज। प्रो का मैंने बात की कि ये फर्स्ट है, फेज स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है। जी प्रोफेज। अब इंटरफेज में अगर बात करें तो इंटरफेज में जो जेनेटिक मटेरियल है वो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन होता है और ये क्रोमैटिन जो है ये इनविजिबल होगा, ये नज़र नहीं आएगा, हत्ता कि हम इसे जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देखें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी ये विजिबल नहीं होता। हाँ, अगर इन्हें ख़ास किस्म के स्टेन कर दें, हिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग कर दें, जब इनकी स्टेनिंग हम कर देते हैं तो फिर ये स्टेनिंग की वजह से जी विजिबल हो जाते हैं एज ए फाइन थ्रेड्स, छोटे धागे, इन्हें कहेंगे क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन तब कहलाएंगे। लेकिन जब हम प्रोफेज में बात करते हैं कि इन प्रोफेज, देखें प्रोफेज में आके ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है इसकी कंडेंसेशन होगी, ये इकट्ठा होगा, इसकी फोल्डिंग होगी, इसकी ताहें लगेंगी और जब कंडेंसेशन और फोल्डिंग हो जाएगी तो फिर ये विजिबल हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ थिन थ्रेड। पहले फाइन थ्रेड थे जब क्रोमैटिन की फॉर्म में थे और जब ये थिन थ्रेड्स की शक्ल में आ गए हैं, नाउ दे आर कॉल्ड द क्रोमोसोम्स। अब इन्हें हम क्रोमोसोम्स कहेंगे। हर क्रोमोसोम जो है ये डुप्लीकेटेड फॉर्म में होगा क्योंकि इंटरफेज में ये डीएनए जी वो डबल हो चुका था, डुप्लीकेटेड फॉर्म में होगा। ये देखें हर क्रोमोसोम के जी 2 क्रोमैटिड होंगे, इन्हें हम सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे जो एग्जैक्ट रेप्लिका होते हैं और आपस में अटैच होंगे जिस पॉइंट से, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर पर ऐसा पॉइंट जहां पे आके स्पाइंडल फाइबर अटैच होंगे, दैट इज कॉल्ड द काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर से आपस में ये अटैच रहेंगे प्रोफेज में। इसके बाद जी और क्या चेंज आनी है कि जो माइटोटिक अपरेटस है जी वो ऑर्गेनाइज्ड होगा जी, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा माइटोटिक अपरेटस। और इसके साथ साथ जो न्यूक्लियस का साइज है वो इंक्रीज होना है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये रैप्चर हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये डिसअपेयर हो जानी है और इसके साथ साथ न्यूक्लियोलाई ये भी डिसअपेयर हो जाएंगे, ये भी गायब हो जाएंगे।
तो इसका मतलब ये होता है कि जब देखें ये न्यूक्लियस रप्चर हो जाएगा तो अब जो अंदर जेनेटिक मटेरियल है ये लेट प्रोफेज है, जी। अब मज़ीद ये होगा कि पूरे देखें आप साइटोप्लाज्म में ये क्रोमोसोम फैल जाएंगे और यहाँ देखें ये माइटोटिक अपरेटस जो है ये ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, ये ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है। तो इससे जो साइटोप्लाज्म है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में आ गया है, तो साइटोप्लाज्म जो है ये विस्कस हो जाएगा, ये गाढ़ा हो जाएगा। तो ये सारी चेंजेस आनी है प्रोफेज में। अब प्रो के बाद जो फेज आती है हम उसे मेटा कहते हैं, जी मेटा फेज होगी। मेटा का लफ्जी मतलब होता है बिटवीन, यानी अब जो क्रोमोसोम्स हैं वो बिटवीन आ जाएंगे, सेल के इक्वेटर पे आ जाएंगे, दरमियान में आ जाएंगे। तो जब दरमियान में क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं तो ये फेज़ मेटा होती है। तो मेटा की आइडेंटिफिकेशन ये होगी कि क्रोमोसोम मिडल में होंगे और सिंगली अरेंज होंगे। जी ये दूसरी फेज़ है, जी मेटा फेज़ है। ये अगर फ़र्ज़ करें कि एक सेल है, अब प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई थी तो क्रोमोसोम फैल गए थे। क्रोमोसोम मज़ीद यहाँ थिक होंगे और यहाँ क्रोमोसोम अटैच हो जाएंगे जी स्पाइंडल फाइबर के साथ। जी ये मैंने 4 क्रोमोसोम की एक अरेंजमेंट दिखाई है आपको। फर्ज करें कि सेल में 4 क्रोमोसोम है, जी ये आपके सामने है, ये मेटाफेज है। अब आपको कैसे पता चला ये मेटाफेज है कि बिटवीन में है, और ये कैसे पता चला कि ये मेटाफेज माइटोसिस किया है? क्योंकि ये सिंगली अरेंज है, एक एक। अगर ये पेयर की शक्ल में अरेंज होते तो हम कहते हैं ये मियासिस की मेटाफेज है, यानी मेटाफेज फास्ट है। लेकिन ये मेटाफेज है। इसमें मेटाफेज में ये होगा कि वो जो काइनेटोकोर जी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जी वो अटैच हो जाएंगे क्रोमोसोम के साथ, जी अटैच विद द क्रोमोसोम। और जब अटैचमेंट करेंगे तो उन्हें जी इक्वेटर पे ले आएंगे। इक्वेटरल एक प्लेट डेवलप हो जाएगी, क्रोमोसोम के अरेंज होने से इक्वेटरल प्लेट डेवलप हो जाएगी, क्रोमोसोम सेंटर में आ जाएंगे और हर क्रोमोसोम जो है ये सिंगली अरेंज होगा, यानी अकेला अकेला अरेंज होगा। और जो ईच क्रोमोसोम है, जो हर क्रोमोसोम है वो अटैच रहेगा जी विद 2 काइनेटोकोर्स। ये 2 काइनेटोकोर से अटैच रहेगा, यानी एक पोल के साथ उनका कनेक्शन होगा, दूसरे वाले का दूसरे पोल के साथ। तो हर क्रोमोसोम की अटैचमेंट 2 काइनेटोकोर स्पाइंडल फाइबर से है, यानी एक पोल के साथ, दूसरा वाला दूसरे पोल के साथ उसकी अटैचमेंट होगी। तो इस किस्म की फेज को जब क्रोमोसोम सेंटर में पाए जाते हैं तो हम नाम देते हैं जी मेटाफेज। अब मेटा के बाद जो क्रिटिकल फेज है वो है एना। एना का मतलब होता है बैक। ये क्रिटिकल फेज है ऑफ माइटोसिस। क्यों? कि इसने ही क्रोमोसोम की या क्रोमैटिड की सेपरेशन करनी होती है। अगर ये क्रोमैटिड की सेपरेशन कर ले तो क्रोमोसोम की तादाद कांस्टेंट, अगर ये क्रोमोसोम्स की सेपरेशन कर ले तो क्रोमोसोम की तादाद हाफ। इसलिए एनाफेज को हम क्रिटिकल फेज नाम देते हैं। तो माइटोसिस की क्रिटिकल फेज एनाफेज है। अब इसमें क्या होता है कि अब जो
ये काइनेटोकोर हैं जी, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये रेस्पेक्टिव पोल की तरफ, अपने अपने पोल की तरफ कंट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, कंट्रैक्ट होंगे। जब देखो ये वाला इधर कंट्रैक्ट होगा, ये वाला इधर, तो देयर इज द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्योंकि जब एक क्रोमोसोम के साथ दो अटैच हैं तो सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा और देयर इज द सेपरेशन ऑफ जी सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो यहां सिस्टर क्रोमैटिड, इसलिए तो ये क्रोमोसोम की तादाद कांस्टेंट कर जाएगी, क्योंकि देखें क्रोमोसोम 1 2 3 4 थे, तो हर क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड था, तो फिर हर क्रोमोसोम जो डुप्लीकेटेड है उनके वो डुप्लीकेटेड पार्ट अलग हुए, यानी क्रोमैटिड्स अलग हो गए। तो इसके 2 क्रोमैटिड थे, एक इधर, इसके भी 2 थे, तो इसी तरह क्रोमोसोम की तादाद वही रहनी है। आफ्टर सेपरेशन दीज क्रोमैटिड्स आर आल्सो कॉल्ड क्रोमोसोम्स। क्यों? क्योंकि सेल डिवाइड होने से पहले वो ऐसे ही थे, इंटरफेज में आपने पढ़ा कि ये डुप्लीकेट हुए थे, ये देखें इंटरफेज में वो ऐसे बने थे। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्रोमोसोम इस फॉर्म में क्यों बनाते हैं, ऐसे क्यों ड्रा करते हैं, क्योंकि हमें क्रोमोसोम नजर आता है सेल डिवीजन में, तो वो डुप्लीकेटेड होता है, वरना ये आरजी स्टेज है, टेम्परेरी है, क्रोमोसोम इस फॉर्म में नहीं होता, नॉन डुप्लीकेटेड इस फॉर्म में रहता है। जी मैंने कहा कि एना में ये होगा कि जो आमतौर पे सिस्टर क्रोमैटिड है उनकी सेपरेशन होती है, किस तरह कि ये जो काइनेटोकोर हैं अपने अपने रेस्पेक्टिव पोल की तरफ कंट्रैक्ट होते हैं, और ये वाले जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये इलांगेट होते हैं, लंबे होते हैं, तो इस तरीके से ये हेल्प करते हैं मजीद सेपरेशन में क्रोमैटिड्स की। और इसी तरह फिर क्रोमैटिड्स जब अलग हो जाते हैं तो माइटोसिस के अंदर जी जो क्रोमोसोम की नंबर है वो रिमेन कांस्टेंट, वो यहां कांस्टेंट रह जाती है। अब इसके बाद मैं जी लास्ट स्टेज जो इसकी है कैरियोकाइनेसिस की, वो है टीलोफेज। अब टीलो का मतलब होता है टिप, कि अब जो क्रोमोसोम्स हैं, मैं यहां पे ड्रा कर देता हूं जी, अब जो क्रोमोसोम्स हैं वो एंड पर चले जाते हैं, टिप्स पर चले जाते हैं, सिरों पर पहुंच जाते हैं। जब सिरों पर क्रोमोसोम पहुंच जाएंगे, क्योंकि हैं तो क्रोमैटिड्स, जब क्रोमैटिड अलग हो गए हैं अब इन्हें क्रोमोसोम्स ही कहेंगे। तो जब क्रोमोसोम्स एंड पर पहुंच गए तो इससे एंड हो गई एना और स्टार्ट हो गई टीलोफेज। जी ये 4th फेज है टीलो। जी जब क्रोमोसोम जो हैं ये पोल्स पर पहुंच गए तो इससे एंड हो गई एना और इसकी बिगिनिंग होगी, स्टार्ट होगी टीलोफेज। और जो टीलोफेज है ये रिवर्स ऑफ प्रोफेज है, कि प्रोफेज में जो चेंजेस हुई थी उनका उलट यहां चेंजेस होंगी। मसलन कि वहां क्रोमोसोम विजिबल हुए थे, यहां इनविजिबल, वहां क्रोमोसोम थे, यहां क्रोमैटिन्स बन जाते हैं, वहां फोल्डिंग हुई थी, यहां अनफोल्डिंग, वहां माइटोटिक अपरेटस ऑर्गेनाइज हुआ था, यहां माइटोटिक जो अपरेटस है ये डिसऑर्गेनाइज, टूट जाएगा, वहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हुई थी, यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये रीअपेयर,
दोबारा नजर बन जाती है। वहां न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हुआ था, यहां न्यूक्लियोलस जो है ये भी रीअपेयर। तो जरा गौर करना, अब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई बन गए हैं। अब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई बन गए हैं। अब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई बन चुके हैं। तो यहां सेल एक है, न्यूक्लियस दो बने हैं, और यहां न्यूक्लियोलस रीअपेयर, माइटोटिक अपरेटर। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो टीलोफेज है इसमें एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद टीलोफेज के बाद जी साइटोकाइनेसिस होगी। अब ये देखें, ये एक्चुअल सेल डिवीजन, ये साइटोकाइनेसिस है कि अब यहाँ पूरा सेल जो है ये ऐसे डिवाइड होगा, एक सेल से दो बनेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि साइटोकाइनेसिस एनिमल और प्लांट में क्या डिफरेंस है। देखिए, साइटोकाइनेसिस तो डिवीजन ऑफ होल द सेल है, और साइटोकाइनेसिस में एनिमल और प्लांट में काफ़ी फ़र्क है। मसलन साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स, अगर मैं बात करूं तो देखें लेट टीलोफेज में एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये सिग्नल सेंड करते हैं किसको, टू इक्वेटरल रीजन, जी दरमियान वाले रीजन को, जहां पे एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन एक रिंग बनाती हैं। ये देखें, ऐसे दो न्यूक्लियाई थे, ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल थे, इन्होंने सिग्नल भेजे इस दरमियान वाले रीजन को। यहां एक एक्टिन और मायोसिन ने एक कंट्रैक्टाइल रिंग बना लिया, सुकड़ने वाला रिंग बना लिया, और ये जो कंट्रैक्टाइल रिंग है ये कंट्रैक्ट होता है। जब कंट्रैक्ट होता है तो आप देख सकते हैं कि एक क्लीवेज फरो बनता जाता है, तकसीम होने वाला गढ़ा बनता जाता है। और ये जो क्लीवेज फरोइंग है, क्लीवेज फरो है, ये डीप एंड डाउन, ये मजीद डीप होता है। तो जब ये डीप होता है तो इस तरह पूरे साइटोप्लाज्म को ये डिवाइड कर देगा और एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। तो ये मैंने बात की साइटोकिनेसिस इन एनिमल। अगर मैं प्लांट के हवाले से बात करूं तो प्लांट में ज़रा थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि उसकी बहर सेल वाल है और सेल वाल की वजह से सेल की शेप नहीं चेंज होती। दूसरा ये है कि यहाँ सेंट्रियोल्स नहीं होते, तो एस्ट्रल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद नहीं होंगे, बल्कि सेंट्रियोल्स की बजाय यहाँ प्लांट सेल के अंदर मौजूद होते हैं एनालॉगस रीजन, यानी जिनका फंक्शन बिल्कुल सेंट्रियोल जैसा है। तो जो प्लांट हैं उनमें एनालॉगस रीजन जो हैं ये अहम किरदार अदा करते हैं। ये एनालॉगस रीजन जो है ये सिग्नल भेजते हैं, जी किसको भेजते हैं जनाब, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। इन मेटाफेज में गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने सिक्रीट करने हैं गोल्जी वेजिकल। अब ये गोल्जी वेजिकल आके जी अरेंज होके एक फ्रेगमोप्लास्ट, जी एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखें, ये अगर प्लांट का सेल था, दो न्यूक्लियाई बने हुए थे, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से जो गोल्जी वेजिकल खारिज होते हैं, ये देखें वेजिकल आके दरमियान में इक्वेटर रीजन पे अरेंज होके एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये गोल्जी वेजिकल आते कहाँ से हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। अब इनके अंदर जो मटेरियल होता है ये प्रिकर्सर होता है फॉर सेल वॉल। तो ये पूरी स्ट्रक्चर जो है दैट इज कॉल्ड द फ्रेगमोप्लास्ट।
तो फ्रेगमोप्लास्ट है, तो प्लांट में फ्रेगमोप्लास्ट बनती है, एनिमल में क्लीवेज फरो बनता है। और बाद में ये होता है कि इनकी जो ये मेम्ब्रेन है ये फ्यूज्ड हो जाएगी, देखें, और फिर ये गोल्जी वेसिकल की ये मेम्ब्रेन इस साइड वाले इस सेल की डॉटर सेल की सेल मेम्ब्रेन बन गई और ये वाले इस डॉटर सेल की सेल मेम्ब्रेन बन गई, और अंदर जितना मटेरियल था जी उसने बना दी सेल वाल। तो इस तरह ये सेल वाल, यहाँ ये दरमियान में सेल वाल डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो एनिमल के सेल हैं वो तो क्लीवेज फरो से डिवाइड हुए, लेकिन जो प्लांट के सेल हैं वो फ्रेगमोप्लास्ट की वजह से एक्चुअली डिवाइड होकर 2 सेल बना देते हैं। अगर मैं इम्पॉर्टेंस के हवाले से बात कर रहा हूँ कि माइटोसिस की क्या इम्पॉर्टेंस है, तो देखें, एक तो ये बात है कि ये इंफॉर्मेशन जो हैं विदाउट एनी चेंज ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अगर कोई जानदार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, माइटोसिस के जरिए रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो इंफॉर्मेशन जो है ये विदाउट एनी चेंज, किसी तब्दीली के बगैर आगे ट्रांसफ़र होती है, यानी सेम आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन जाती है। इसी तरीके से क्योंकि आइडेंटिकल करैक्टर आगे ट्रांसफ़र होते हैं तो हम क्लोनिंग जब भी करवाएंगे इसी का सहारा लेते हैं। तो जब टिश्यू कल्चर टेक्निक होती है तब भी इसी का सहारा हम लेते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ये अहम किरदार अदा करती है, ख़ासतौर पर ग्रोथ के हवाले से करें, हमारा साइज़ जब बड़ा हो रहा होता है तो सेल जो डिवाइड हो रहे होते हैं वो माइटोसिस से डिवाइड हो रहे होते हैं। इसी तरह जो रीजनरेशन का प्रोसेस है, अगर कहीं कट वगैरह लग जाता है तो हीलिंग ऑफ वाउंड है, ये एग्जांपल है रीजनरेशन की, तो ये भी माइटोसिस का कमाल है। इसी तरह रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्डर सेल्स, हमारे जो पुराने रेड ब्लड सेल्स हैं जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो न्यू रेड ब्लड सेल भी माइटोसिस से बनते हैं। तो ऑल दीज आर द गिफ्ट ऑफ माइटोसिस एक्सेप्ट द abnormal ग्रोथ दैट इज नोन एज द कैंसर। जो कैंसर है ये भी माइटोसिस है, लेकिन ये मिसमैनेज सेल डिवीजन है, abnormal सेल डिवीजन है, जिसे हम नाम दे देते हैं कैंसर। अल्लाह हाफ़िज़।